चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात दिल्ली की ही कर लेते हैं। देश की राजधानी दिल्ली, जहां इस वक्त सबसे ज्यादा सियासी पारा चढ़ा हुआ आपको महसूस होगा, मुद्दा है अरविंद केजरीवाल। और एक यही नैरेटिव है जो विपक्ष लगातार सेट करने की कोशिश कर रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री तिहाड़ जेल में हैं और पूरा विपक्ष कह रहा है कि मोदी सरकार दरअसल चुनाव को फिक्स कर रही है। दरअसल मोदी सरकार विपक्षियों को बाहर रहना नहीं देना चाहती और अकेले ही चुनाव लड़ना चाहती है। तो दिल्ली की 7 सीटों का ओपिनियन पोल आपके सामने है। केजरीवाल का कोई इंपैक्ट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं और आप शून्य पर नजर आ रही है, यानी खाता भी नहीं खोल रही है। यानी आप और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो भी मिलकर भी यहां पर बीजेपी को नहीं हरा पा रहा है। तो सवाल यह है कि भाई दिल्ली की जनता जो विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पर इतना प्यार लौटाती है कि एक थंपिंग मेजॉरिटी से जीत दिलाती है, लोकसभा चुनाव में आते आते उसे क्या हो जाता है? और क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, ईमानदार मुख्यमंत्री जेल में है, इसका कोई असर नहीं हो रहा है? भावेश जी, क्या कोई कांटे का मुकाबला भी नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि आप तो सीधा 7-0 कर रहे हैं। 40% भाजपा का जो अपना वोट है उसको छोड़ दीजिए, तो ये वोटर किसी के नहीं है, ना आम आदमी पार्टी के है, ना बीजेपी के है, ना कांग्रेस की है। इसका उदाहरण ये है 2014 में आप देखिए, 2014 में जो बीजेपी को 2013 असेंबली की पहले बात करते हैं, वहाँ पे जिस तरह का वोटिंग पैटर्न हुआ था उसमें आप देखेंगे लगभग 32-33% बीजेपी को मिला था, 27-28% को आम आदमी पार्टी को मिला था, उसके बाद कांग्रेस को मिला था। उसके बाद जो वोटिंग का पैटर्न बदला उसमें देखिए आप लगभग लोकसभा चुनाव में 55% के आसपास बीजेपी को वोट मिलता है और वही विधानसभा का चुनाव आता है तो वही आम आदमी पार्टी को वोट मिलता है और बीजेपी का घट के 35% के आसपास आ जाता है। इसका मतलब बीजेपी का अपना एक कंसोलिडेटेड वोट है जो 35% 36% के आसपास है। उसके पास जो उसको जो भी वोट मिलता है वो स्विंग वोट मिलता है, लेकिन वो एंटी कांग्रेस वोट होता है। लेकिन इसका मतलब ये भी हुआ कि वो कांग्रेस के साथ मिलकर वोट नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये जब ये अलायंस हुआ तो उसी टाइम ये फिक्स हो गया था कि आम आदमी पार्टी को यहाँ पे नुकसान होने जा रहा है। दोनों को मिलाकर भी आप 2019 में देखेंगे तो 40% के आसपास वोट होते हैं, बीजेपी का वोट अपने आप लगभग 55% के आसपास है। यदि इस दोनों के अलायंस का लगभग 70-80% यदि वोट ट्रांसफर हो भी जाता है, जिसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास आज के डेट में जो भी वोट है वो एंटी कांग्रेस वोट ज़्यादा है। यदि उसका कन्वर्जन होता भी है, जिसकी संभावना बहुत कम है, तब भी बीजेपी का वोट शेयर यहाँ पे बढ़ेगा। ये तो बात भावेश वोट शेयर की रही, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा दिल्ली में उठाने की कोशिश की जा रही है, अरविंद केजरीवाल जेल में हैं, जेल का जवाब वोट से दिया जाएगा, ये सरकार केंद्रीय एजेंसियों को अपने कब्जे में कर रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ये सारे नैरेटिव क्या ग्राउंड पर वर्क नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे। आप देखेंगे यदि इस तरह के लोगों इस तरह की जो ऑप्शंस है इसको यदि बाई करते तो शायद बीजेपी यहाँ एक भी सीट नहीं जीत सकती थी और उनके फिर अलायंस की ज़रूरत भी नहीं थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को अलायंस की ज़रूरत भी नहीं थी। कहने के लिए जरूर है कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र नहीं है, लेकिन आम लोगों को जिस तरह का दिल्ली का एक वोटिंग पैटर्न है, मैं बार बार इसके वोटिंग पैटर्न की बात इसलिए लेके आ रहा हूँ, दिल्ली का जिस तरह का वोटिंग पैटर्न रहा है उसमें इन सब तरह के मुद्दे, ये कॉस्मोपॉलिटन सिटी, यहाँ पे वोटर्स किसी पार्टी के मुद्दों से जुड़ती नहीं है। उनको यदि लगेगा वो प्राइम मिनिस्टर के लिए कौन उपयुक्त है या सीएम के लिए कौन उपयुक्त है, उस मुद्दे को देख के वोट करती है। यदि उनको लगेगा कि गलत वजह से यदि उनको जेल में डाला गया तो बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतेगी, वहां पे 7 के 7। यानी दिल्ली वाले मान के चल रहे हैं केजरीवाल को सही वजह से वो जेल में डाला गया। आप ये देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता, हो सकता है ये मुद्दे विधानसभा चुनाव में कुछ फैक्टर जरूर आए, लेकिन चूंकि जो दोनों गठबंधन का वोट शेयर और बीजेपी का वोट शेयर में अच्छा खासा लगभग 15-20% का गैप है, तो इन मुद्दों का यदि 1-2% लोगों में प्रभाव पड़ेगा भी तो रिजल्ट से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं है। यहाँ पे प्राची अगर देखा जाए तो यहाँ पर भावेश ने तो नई दिल्ली की सीट यानी केजरीवाल की जो सीट है वहां पर भी सीधे सीधे बांसुरी स्वराज जो अपना पहला मेडन चुनाव लड़ने जा रही हैं उनको जिता दिया है, सोमनाथ भारती को हरा दिया है। तो लगता नहीं है कि केजरीवाल को लेकर जो सिंपैथी, जो मोमेंटम की बात हम करते हैं, यहाँ पर किसी भी तरह से राहुल जी नजर आती हुई दिख रही है। देखिए, मैं इस चुनाव को डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। वो ये है कि इस बार जो चुनाव है वो कांग्रेस और आप मिलकर लड़ रहे हैं। हम ये मानते हैं कि आप जो है वो वही वोटर बेस है क्योंकि कांग्रेस का वोटर बेस है, कांग्रेस का वोटर बेस और आपका वोटर बेस एक जैसा है। और अगर हम ये मानते हैं तो फिर दोनों का वोट अगर हम मिला लेते हैं, क्योंकि टक्कर नहीं होगी, क्रॉस वोटिंग नहीं होगी उस तरह से, तो दोनों का वोट मिला लेते हैं लगभग 40% हो जाता है। तो ऐसे में क्या प्रभाव पड़ेगा? अब जिस तरह से बीजेपी ने कैंडिडेट्स बदले हैं,
6 सीटों पे तो कहीं ना कहीं डाउट था ना कि भाई हम लोग 100% श्योर नहीं है, क्योंकि अदरवाइज वो कैंडिडेट बदलने की जरूरत नहीं आती। और मैं कई तरह से देखता हूं, जैसे अगर आप नॉर्थ ईस्ट सीट को देखते हैं तो वहां पूर्वांचलियों और मुसलमान, ये मुस्लिम वोट जो है वो उसकी बहुतायत है। और ऐसे में दोनों, अगर मनोज तिवारी को भी देख लें और हम कन्हैया कुमार को भी देख लें, ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली के कोर से आए हुए कैंडिडेट हैं, वो बिहार से आए हुए कैंडिडेट हैं। और दोनों के पूर्वांचलियों का अगर असर मनोज तिवारी की तरफ होगा तो कन्हैया कुमार की तरफ भी होगा। तो ऐसे में हम ये मान लें कि उस सीट पे कोई मुकाबला नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। इसी तरह से मैं चांदनी चौक की भी बात करूंगा तो कांग्रेस ने एक पुराने जो अपना नेता है उनको चांदनी चौक में वो किया है। और इस बार जिस नेता पे बीजेपी ने दाव लगाया, बिल्कुल सही बात है कि वो जो है व्यापारियों का नेता है और वो व्यापारियों में पैठ रखता है। लेकिन आप चांदनी चौक को समझिए, चांदनी चौक में अगर व्यापारी बहुत ज्यादा है तो मुस्लिम वोट भी बहुत ज्यादा है। तो क्या हम माने कि मुस्लिम वोट जो है वो बिल्कुल कांग्रेस की तरफ नहीं जाएगा? यानी आप गुंजाइश देख रहे हैं कि जो हम 7-0 का स्कोर दिखा रहे हैं इस बार गणित जो है वो इसलिए मुश्किल होगा कि जो आपस में जो आप और कांग्रेस लड़ते थे वो कहीं ना कहीं गायब। चलिए भावेश से क्विक रिएक्शन। भावेश, कोई चांसेस यहाँ पर 6-1, 5-2 के या कोई 1%, 3% वोट स्विंग जो कहते हैं हम, खासकर नॉर्थ ईस्ट और चांदनी चौक का जब जिक्र कर रहे हैं? मैं सीटों पे बाद में आऊँगा, पहले इसका हिस्टोरिकल चीज़ें देखिए। 2004 में जब बीजेपी चुनाव हार गई थी तब भी कांग्रेस यहाँ पे 6 सीटें जीती थी। जब पूरे 138 सीट पे ही कांग्रेस ने यहाँ पे देश में सरकार बना लिया था, तो यहाँ पे दिल्ली में कांग्रेस 6 सीटें जीती थी। 2009 में कांग्रेस 7 की 7 सीटें जीती थी। 2014-2019 में 7 के 7 बीजेपी ने जीती थी। इसका मतलब बीजेपी यहाँ पे दिल्ली के वोटर डिसाइसिव वोट करते हैं। वो 1, 2, 3 ऐसी सीटें पे किसी को यहाँ पे इनको बढ़ा देता, किसी वो पे नहीं। यहाँ की मिजाज एक ऐसा है, वो प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करते हैं या प्रधानमंत्री जिनको हराना है उनके लिए वोट करते हैं। इसलिए ये मान लेना कि कैंडिडेट स्पेसिफिक होगी, ऐसा नहीं होने चाहिए। बीजेपी ने कैंडिडेट जरूर बदलें, लेकिन दिल्ली में बीजेपी ने कैंडिडेट बदलें विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। मैं बार बार कहता हूँ, विधानसभा चुनाव में बीजेपी इसीलिए पीछे हो जाती है क्योंकि लोकल लीडरशिप बीजेपी खड़ी नहीं कर पाती। इसलिए बीजेपी, आप देखेंगे बीजेपी यहाँ पे जो कैंडिडेट दिए वो उनके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए लोग हैं। मनोज तिवारी को रिटेन इसलिए रखा क्योंकि वो बीजेपी दिल्ली यूनिट की तरफ से आते, बीजेपी दिल्ली यूनिट को वो लीड कर चुके हैं। अब रही बात कि जो कैंडिडेट स्पेसिफिक की बात करें, देखिए कन्हैया कुमार की आप बात करें, यहाँ पे लगभग 20% मुसलमान वोट। अब कन्हैया कुमार रहेंगे तो वहाँ पे एक पोलराइजेशन भी होगा। वो पोलराइजेशन होगा क्योंकि कन्हैया कुमार, जिस आप पूर्वांचली वोट का, कन्हैया कुमार कभी बिहार यूपी की पॉलिटिक्स तो किए नहीं। आज के मुझे नहीं याद है कि उनके भाषण में कभी भी इस तरह की बात हो कि मैं पूर्वांचल का नेता हूँ। वो यदि किसी खास कम्युनिटी के लिए बात करेंगे तब देखा जाएगा। लेकिन चूंकि आपको याद होगा 2020 में सीए आंदोलन के बाद जितने ज़्यादा राइट्स हुए थे उसमें सबसे ज़्यादा उसी सीटों पर प्रभाव पड़ा था। सीलमपुर में जो राइट्स हुआ था 20%, 21% के आसपास इस क्षेत्र में मुस्लिम आते हैं। एक पोलराइजेशन होगा जिसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तो फायदा मिल रहा है, लेकिन शांतनु जी, एक पूरा नैरेटिव विपक्ष गढ़ रहा है। दिल्ली से एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। जितनी भी नेताओं की रैली होती है, खासकर जो विपक्षी नेताएं हैं, आपको 2 लाइनें बड़ी अच्छी सुनाई देती होंगी। एक तो संविधान बदल जाएगा अगर मोदी फिर से रिपीट हो जाते हैं, उनको मेजॉरिटी मिल जाती है, और दूसरा ये कि लोकतंत्र खतरे में है। अब वो स्टेट जहां से मुद्दा निकल रहा है वहां कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इस मुद्दे का। देखिए, जिस दिन केजरीवाल को अरेस्ट करा था तो हम लोगों को भी लगा कि शायद इस अरेस्ट से थोड़ी सांत्वना आएगी, सिंपैथी आएगी, लेकिन सड़कों पे कुछ नहीं दिखा। 4-5 दिन बाद आम आदमी पार्टी ने कुछ करा सड़कों पे, लेकिन वो भी 1-2 दिन में फिजल आउट हो गया। आप दिल्ली की सड़कों पे जाएं, किसी को इस बात की भनक भी नहीं है कि केजरीवाल अंदर हैं, बाहर हैं। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोनों बार जिन्होंने अपने अरेस्ट के अगेंस्ट को चैलेंज करा, उसको दोनों कोर्टों ने खारिज कर दिया। अब लोगों के सामने साफ है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने अरेस्ट करा एक तरह से, मतलब उनकी भी इस पर एक तरह से ठप्पा है। तो मेरे ख्याल से दिल्ली के लोगों को इसमें कोई इसमें गुरेज नहीं है कि ईडी ने उनको सही मामले में पकड़ा है। और जैसा भावेश कह रहे थे कि भाजपा का अगर पिछला वोट देखें तो वो 50%, 60% रहा है सीटों पे। तो दोनों कंबाइन होने के बाद भी नहीं चलेगा। 10 साल पहले मुझे याद आता है इसी रामलीला मैदान में केजरीवाल कहते थे मैं शीला दीक्षित को जेल में डालूंगा, मैं लालू को जेल में डालूंगा, मैं मुलायम को जेल में डालूंगा। आज उसी रामलीला मैदान में उन सबके पुत्र, लालू का पुत्र, मुलायम का पुत्र, सोनिया गांधी के बगल में सुनीता केजरीवाल गुहार लगा ली केजरीवाल को जेल से निकालो। तो लोगों को ये नाटक दिख रहा है, मेरे ख्याल से लोगों को केजरीवाल एक वन ऑफ द पॉलिटिशियन नजर आने लगे हैं, तो इसीलिए उस तरह की सिंपैथी, उस तरह का मोमेंटम नहीं है। एक बार कन्हैया और मनोज तिवारी, इनकी फाइट की बात संगीत रागी जी आपसे कर लेते हैं। कन्हैया को दिल्ली, बिहार से दिल्ली भेजकर आपको लगता है कुछ मोमेंटम मिलेगा या फिर एक ब्लंडर हो गया? मुझे नहीं लगता है कि कन्हैया देखिए, जब बिहार में चुनाव लड़ाया था तब भी वो कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वहाँ पर नहीं कर पाया था, और जबकि उसकी वो अपनी ज़मीन थी और जो है वो खासकर से बेगूसराय के अंदर
लेकिन वहाँ से बहुत अच्छा नहीं कर पाया था। यहाँ भी आने के बाद मुझे नहीं लगता है कि कन्हैया कुमार कोई मनोज तिवारी को बहुत अच्छा कोई कंटेस्ट दे पाएंगे, इसकी कोई दूर दूर तक संभावना नहीं की। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली एक राजधानी है। यहाँ आप देखेंगे कि मैंडेट प्रधानमंत्री चुनने के लिए ही होता है। 2009 में यदि आप देखेंगे उस समय भी आपको पता लगेगा कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक पॉजिटिव वेव था। 2014 और खास करके 2019 में जो केंद्र की सरकार के द्वारा, तो वैसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली की जनता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट कर दे। एक दूसरी बात और, आम आदमी पार्टी का जो ऊंचा कद था, जो राजनीति में आने के पश्चात था, आज चाहे अरविंद केजरीवाल और उनके नेता जमीन पर आकर के चाहे जो कुछ कहें, टेलीविजन मीडिया पर आकर के रोज वो बोलते रहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, भ्रष्टाचारी है भारतीय जनता पार्टी सरकार। लेकिन लोग ये सवाल आम आदमी पूछ रहा है कि अरे भाई, जब आप इतने ही ईमानदार थे तो आपको लालू को साथ खड़ा लेने की जरूरत क्या थी? जितने भ्रष्टाचारी हैं जिनके खिलाफ आप अभियान चला रहे थे, वो आप आज के साथ क्यों, आप उनके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो जो अरविंद केजरीवाल का जो वैल्यू था, कैपिटल था, वो आज के दिन में खत्म हो गया है। तो 22% का वोट भी मुझे लगता है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा अरविंद केजरीवाल को, मुझे इसमें भी संशय है। दिल्ली में एक्सपेक्टेड ही डाइल्यूट कर लिया है यहाँ। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में तो नुकसान हो रहा है, दिल्ली में कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा उन मुद्दों का जिस मुद्दे को विपक्ष उठा रहा है। बताना नहीं चाहेंगे भावेश, कितना वोटिंग परसेंटेज ऑफ वोटिंग आ रहा है दिल्ली के लिए? यदि आप थोड़ा सा हिंट देना चाहेंगे तो दोनों के बीच का दोनों के बीच में लगभग 15% के आसपास अभी भी अंतर बढ़ रहा है। अब 15% तो पाटना मुश्किल होता है, चलिए 5% फिर भी बिल्कुल सही। इनफैक्ट मैंने आपको पहले ही कहा, जब दो पार्टियों का गठबंधन होता है, बेस्ट के बेस्ट सिनेरियो में 80% के आसपास वोट ट्रांसफर होता है। उसमें भी जैसा मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास जो वोट्स है आज के डेट में, वो एंटी कांग्रेस ज़्यादा है। अब मान नहीं रहे कि वो कांग्रेस के ही वोटर्स हैं, लेकिन एंटी कांग्रेस आज के डेट में हो चुके हैं। तो उन वोटों का एक तो 100% ट्रांसफ़र बहुत मुश्किल है। बेस्ट केस में यदि 70-80% ट्रांसफ़र हो जाता है, तब भी 35-36% वोट ही होता है। इसमें भावेश, इसका सीधा एग्जाम्पल, ग्लोरियस एग्जाम्पल जो है वो उत्तर प्रदेश है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों साथ आए तो सबको लगता था कि नरेंद्र मोदी की बचने वाली नहीं है। बिल्कुल सही है। लेकिन आप यदि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ दें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को डैमेज हो रहा है, वो